Hello everyone, my name is Dishwar Kade and welcome to the EduGrown. I am your biology teacher. So students, ये है आपका लेक्चर 8 फॉर चैप्टर 6 विच इज़ लाइफ प्रोसेस और क्लास 10th का बहुत ही अच्छा और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर। इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम कंप्लीट करने वाले हैं एक्सक्रिएशन इन ह्यूमन बींग्स। इससे पहले के लेक्चर्स अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप बिल्कुल जाइए, वहाँ पे आपके जितने भी डाउट्स हैं और जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो बिल्कुल ईजी तरीके से क्रिएट होंगे। सो स्टूडेंट्स, एक और मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि जब भी आप वीडियो देखते हो तो नोट्स की रिक्वायरमेंट होती है आपको, और आप जगह जगह से उसको फाइंड आउट करते हो। तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, हमारी वेबसाइट है विच इज़ edugrown.in, वहाँ पे आपको जाइए, वहाँ पे आपको सारे नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। सो स्टूडेंट्स, बिना देर किए चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हम टॉपिक जो है स्टार्ट कर रहे हैं विच इज़ एक्स क्रिएशन। अब ये एक्स क्रिएशन का क्या मतलब हुआ? एक्स क्रिएशन दैट मीन्स किसी चीज़ को बाहर निकालना। बॉडी के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि मैं सपोज करूँ कि यहाँ पे मैं एक चीज़ बनाता हूँ, यहाँ पे देखो ये। अब इसके अंदर बहुत सारा मटेरियल आ गया है ना। अब ये सपोज करो ये क्या है, एक बॉडी है। अब क्या करना है कि ये जो पर्टिकुलर मटेरियल जो बॉडी के अंदर है ये किसी काम का नहीं है। अब अगर ये किसी काम का नहीं है तो क्या करेगी बॉडी? भाई बॉडी को इसको बाहर निकालना पड़ेगा। अब बॉडी के अंदर क्या प्रॉब्लम है? अगर मान के चलो रहता भी है तो क्या प्रॉब्लम है? तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे ध्यान रखो कि अगर कोई बॉडी के अंदर क्या है, किसी काम की नहीं है, तो मोस्ट प्रॉब्ली वो क्या हो सकता है, वो आपका हार्म पहुंचा सकता है। कि बॉडी के अंदर रहेगा तो वो एक तरीके से कैसा रहेगा, टॉक्सिक हो सकता है हमारे लिए। तो उसको क्या करना पड़ता है, बॉडी के बाहर निकालना पड़ता है। तो एक्स क्रिएशन का सीधा सा मतलब है कि ऐसी चीज़ें जो हमारी बॉडी के अंदर हैं, जो हमारे किसी काम की नहीं है, और इसके अलावा हमारी बॉडी में क्या कर सकती हैं, इसके अलावा हमारी बॉडी में वो हार्मफुल इफेक्ट जनरेट कर सकती हैं, तो उनको बाहर निकालना पड़ता है। तो इसी को हम बोलते हैं एक्सक्रिएशन। और जो एक्सक्रिएशन रहता है अलग अलग ऑर्गेनिज्म में हमको देखने को मिलता है। तो हम वो देखेंगे कि अलग अलग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो कैसे एक्सक्रिएट करते हैं, कैसे चीज़ों को बाहर निकालते हैं। तो प्लांट में भी हम थोड़ा सा देखेंगे और ह्यूमंस में हम देखेंगे ही। तो चलो यहाँ पे क्या होता है कि ये जो वेस्ट मटेरियल जो मैं बता रहा हूँ, जो इस बॉडी के अंदर जनरेट हो रही है, आखिरकार वो कैसे जनरेट होती है, क्यों जनरेट होती है? तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखो क्या होता है, हम कंटिन्यूसली वर्क करते रहते हैं, है ना। हमारी बॉडी कंटिन्यूसली क्या करती है, वर्क करती है। इधर जाएंगे, उधर जाएंगे, हर जगह घूमेंगे, देन उसके बाद फिर हम कोई स्पेसिफिक वर्क करेंगे तो हमको किसकी ज़रूरत पड़ती है, एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, फूड की ज़रूरत पड़ती है। और जब ये चीज़ें एनर्जी हमारी बॉडी में क्या होती है, इन फूड्स के थ्रू जनरेट होती है, तो हम चीज़ों को क्या कर पाते हैं, चीज़ों को कर पाते हैं। तो हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी प्रोसेस, केमिकल प्रोसेस चलती हैं, और इन प्रोसेस को हम बोलते हैं मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़। देखो यहाँ पे मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़। हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी चीज़ें क्या होती हैं, ब्रेक होती हैं, दैट मीन्स टूटती हैं। और बहुत सारी चीज़ें क्या होती हैं, फॉर्म होती हैं, बनती हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, सिंथेसिस, है ना। इसको सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हैं फॉर्मेशन। चीज़ें बनती हैं, फॉर्मेशन होता है, और चीज़ें टूटती हैं। तो ब्रेक डाउन और सिंथेसिस दैट मीन्स फॉर्मेशन, ये कंटिन्यूसली हमारी बॉडी में चलता रहता है। इन पर्टिकुलर एक्टिविटीज़ को हम बोलते हैं मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़। इन मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के कारण बहुत सारे मटीरियल्स जनरेट होते हैं, यानी कि उस बॉडी में बनते हैं। तो सपोज करो मैंने बोला था कि यार ये एक बॉडी है, तो इसके अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज़ हो रही हैं जिसके कारण क्या हो रहा है, ये मेटाबॉलिक जो मटेरियल्स हैं वो फॉर्म हो रहे हैं। ठीक है, तो ये बहुत सारे मटेरियल फॉर्म हो गए। अब ये इनका कोई काम नहीं है, और ये क्या करते हैं, हार्मफुल इफेक्ट जनरेट करते हैं। ओके, और इकट्ठे होने लग जाएंगे यहाँ पे।
तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि हार्मफुल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जनरेट मटेरियल्स। अब ये जो मटेरियल होते हैं बेसिकली कैसे होते हैं, नाइट्रोजीनस होते हैं। क्या मतलब हुआ इसका, नाइट्रोजीनस का क्या मतलब हुआ, नाइट्रोजीनस का मतलब हुआ कि ऐसे कंपाउंड्स, ऐसे मटेरियल जिनमें नाइट्रोजन एज अ एलिमेंट उसमें अटैच होता है। ओके, क्या अटैच होता है उसमें, नाइट्रोजन। तो जिन जिन में नाइट्रोजन प्रेजेंट रहेगा और उस टाइप के वेस्ट मटेरियल को हम बोलेंगे नाइट्रोजीनस मटेरियल। ओके, एग्जांपल जैसे कि यूरिया, है ना, यहाँ पे हम लिख देते हैं यूरिया। ये हमारी बॉडी में और एनिमल्स की बॉडी में जनरेट होता है और इसमें नाइट्रोजन जो है वो अच्छे अमाउंट में होता है, तो इसको हम बोलते हैं नाइट्रोजनस मटेरियल। अब ये जो होते हैं ये हमारी बॉडी में इकट्ठे होते जाएंगे, है ना, देयर एक्यूमुलेशन, इकट्ठा होकर जाएंगे। एक्यूमुलेशन का मतलब इकट्ठा हो जाना, और हमको क्या करेंगे, हार्मफुल इफेक्ट जनरेट करेंगे हमारी बॉडी के अंदर। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि इन मटेरियल को हमको बाहर निकालना पड़ता है। सो वी कैन से दैट रिमूवल ऑफ हार्मफुल वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रिएशन। बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है एक्सक्रिएशन का। अब यहाँ पे क्वेश्चन राइज होता है कि आखिरकार हमारी बॉडी से ये चीज़ें एक्सक्रिएट बाहर निकालना है तो कैसे निकलेंगे, है ना। अब बॉडी के अंदर तो है ये, अब बाहर निकालना है तो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं अलग अलग प्रोसेस के थ्रू बॉडी के से बाहर निकालते हैं इन पर्टिकुलर मटेरियल को। अगर हम बात करें ऑर्गेनिज्म की तो दो टाइप के ऑर्गेनिज्म जो हैं हम बेसिक क्लासिफिकेशन करते हैं। एक होता है यूनिसेलुलर और दूसरा क्या होगा, दूसरा मैं यहाँ पे लिखता हूँ मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर यानी कि जिनमें मैनी सेल्स, जिनमें बहुत सारे सेल्स होते हैं उसको हम बोलते हैं मल्टी सेलुलर। मैनी सेल्स ऑर्गेनिज्म यानी कि बहुत सारे सेल से मिलकर बना हुआ ऑर्गेनिज्म, इसका एग्जांपल है ह्यूमन। अगर आपने मेरे पहले के चैप्टर्स मतलब पहले के लेक्चर्स को अगर इसी चैप्टर के आपने देखे हैं तो आपको बहुत ही ईजी लगेगा ये, है ना। मल्टी सेलुलर बहुत सारे सेल से मिलकर बना ऑर्गेनिज्म जो कि है ह्यूमंस मतलब हम। तो अगर हम मल्टी सेलुलर हैं, है ना, ऑब्वियसली है ही, तो हमारा क्या है कि हमारी बॉडी में बॉडी से बाहर चीज़ें निकालने के लिए स्पेसिफिक ऑर्गन्स बने हुए हैं, जबकि यूनिसेलुलर में ये चीज़ें नहीं होती हैं, है ना। यूनिसेलुलर मतलब क्या, जिनमें सिंगल सेल होता है। क्या होता है, सिंगल सेल। सिंगल सेल का क्या मतलब हुआ, मतलब यहाँ पे कि एक ये सेल है, बस ये सिंपल सेल है। अब इसके अंदर अगर कोई मटेरियल हार्मफुल मटेरियल बन गया ये हार्मफुल, तो इसको क्या होता है, ये क्योंकि सिंगल सेल होती है और डायरेक्टली इन्वायरमेंट के किस में रहती है, कनेक्ट में रहती है पूरा चारों तरफ इन्वायरमेंट, तो डायरेक्टली यहाँ से वो बाहर निकल सकती है। तो ये इसमें होता है। तो इसको हम बोल सकते हैं कि द ऑर्गेनिज्म रिमूव दीज वेस्ट बाय सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस। किसके थ्रू, सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू उस बॉडी के सरफेस से ही बाहर निकाल सकती है। ओके, तो यहाँ पे मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले ही कि आपका क्या रहेगा, ये सेल है, सेल के अंदर का मटेरियल सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू बाहर वो निकल जाएगा। तो यहाँ से बाहर निकलने की जो प्रोसेस है इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिफ्यूजन, है ना। तो डिफ्यूजन जो है इस तरीके से यहाँ पे अपना रोल प्ले करती है। अब हम यहाँ पे बात करेंगे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म की, यानी कि हम हमारे बॉडी के अंदर स्पेशलाइज्ड ऑर्गन होता है जो कि यही फंक्शन करती है, बॉडी से चीज़ों को बाहर निकालने का काम करने के लिए हमारी बॉडी में स्पेसिफिक स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स बने हुए हैं। चलो देखते हैं। हम बात करेंगे सबसे पहले यहाँ पे ह्यूमन एक्सक्रेटरी सिस्टम की, कि ह्यूमन में कौन सा एक्सक्रेटरी सिस्टम मिलता है। सो ये है ह्यूमन की बॉडी, और हम यहाँ पे देख रहे हैं कि कितनी कॉम्प्लेक्स बॉडी सिस्टम है। अब यहाँ पे ये जो कॉम्प्लेक्स बॉडी सिस्टम है इसमें आप देखोगे कि चीज़ें अंदर जो हैं बॉडी के अंदर कैसे आती हैं, कैसे आती हैं बॉडी, इस बॉडी के अंदर चीज़ें, ये माउथ है और ये हमारा नोस है ना, आपका नेसल एरिया, यहाँ से चीज़ें अंदर एंटर कर जाती हैं और बाकी आपकी पूरी बॉडी जो है वो क्लोज है।
ओके, तो बॉडी के अंदर यहाँ से चीज़ें एंटर करती हैं। अब बस अंदर चली गई, वो अंदर जाके फिर ये ब्लड में मिल गई, और ब्लड में मिलने के बाद फिर वो हर सेल्स में पहुँच गई, हर बॉडी के अलग अलग पोर्शन में पहुँच गई, जैसे कि ब्रेन में भी चला गया, हैंड में पहुँच गया, देन उसके बाद फिर लेग के पोर्शन में चला गया, तो हर जगह वो चीज़ चली गई। बट अब जब उसमें वेस्ट मटेरियल, दैट मीन्स नाइट्रोजिनस वेस्ट मटेरियल बनेगा, नाइट्रोजिनस समझ में आ गया ना, जिसमें नाइट्रोजन मिलता है, तो उन पर्टिकुलर कंपाउंड जो होते हैं बॉडी में बहुत अमाउंट में बन जाते हैं। अब उसको कैसे निकाला जाए, है ना। देखो, अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड तो जैसे ही हम सांस बाहर निकालते हैं, दैट मीन्स हमारा लंग्स के थ्रू बाहर निकल जाता है। इसके अलावा जो चीज़ें हम खाते हैं, तो जो आपका अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल रहता है वो एनएस के थ्रू बाहर निकल जाता है। तो ये दो एक्सक्रीटरी और भी हैं, है ना, जिससे क्या होती है, चीज़ें एक्सक्रिएट होती हैं। बट हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि अगर बॉडी के किसी सेल में नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल बन जाए तो कैसे वो बाहर निकलेगी। हमारा यहाँ पे जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो हम इस तरीके से स्टडी कर रहे हैं। अगर हम एक्सक्रीटरी दूसरे सिस्टम के बारे में देखें, तो आपका लंग्स भी एक तरीके से कैसे परफॉर्म करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने में हेल्प करते हैं। उसी तरीके से जो एनस होता है, यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन का लास्ट का पार्ट, वहाँ से भी जो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल है वो बाहर निकलता है बॉडी के। और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल और बॉडी के अंदर जो आयंस होते हैं बहुत ज़्यादा अमाउंट में, तो वो कैसे बैलेंस होते हैं और कैसे वो अगर ज़्यादा हो जाए तो कैसे बाहर निकलेंगे। तो इसका आंसर है हमारा किडनी। क्या आंसर है? किडनी। ओके, तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये है आपका हार्ट का पोर्शन, है ना, और इस पर्टिकुलर हार्ट और यहीं पे आपके लंग्स होते हैं। ये देखो, ये जो हैंड है यहाँ पे क्या है, लंग्स है। और फिर इसके बाद यहाँ पे होता है डायफ्राम, और डायफ्राम के जस्ट नीचे वाला पार्ट को हम बोलते हैं एब्डोमेन पार्ट। याद रखना इसको, क्या बोलेंगे? एब्डोमेन। और ये जो पार्ट रहेगा ये लंग्स जैसे ही एंड होगा उसके नीचे से यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो हमारा एब्डोमेन पार्ट है वहाँ पे दो एक्सक्रीटरी ऑर्गन के पार्ट मिलेंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं किडनी बोलते हैं। तो ये दोनों बीन शेप में किसके तरह दिखाई दे रहे हैं, एक बीन जो होता है उसके जैसा दिखाई देता है ये, इसलिए बीन शेप बोलते हैं। देखो दोनों साइड, तो दोनों तरफ क्या होंगे, यहाँ पे एब्डोमेन पोर्शन में, कहाँ पे, एब्डोमेन पोर्शन में दोनों तरफ यहाँ पे सिचुएटेड होंगे किडनी। और किडनी से एक पाइपलाइन जो है वो निकलती है ना, और कहाँ तक जाती है, ब्लैडर तक जाती है। और फिर ब्लैडर जो रहेगा वो बाहर ओपन होगा। तो इस तरीके से यहाँ पे आपका किडनी का जो पोर्शन है वो सिचुएटेड होता है। आप देखोगे कि इस किडनी से डायरेक्टली यहाँ पे दो पाइप्स कनेक्टेड हैं। ये क्या है, ये बेसिकली ब्लड वेसल्स हैं। देखो, एक ब्लू कलर का ब्लड वेसल है और एक रेड कलर का ब्लड वेसल है। तो ये दोनों क्या है, कनेक्टेड हैं, किससे, हमारे किडनी से। और ये जो ब्लड वेसल है आप देखोगे तो ये ऊपर की तरफ किससे कनेक्टेड है, हार्ट से कनेक्टेड है। ओके, तो ये देखो यहाँ से रेड का ये जो पोर्शन है इसको हम एओर्टा बोलते हैं, और ये यहाँ से नीचे की तरफ जा रहा है, और यहाँ से फिर वो इस किससे कनेक्ट हो गया, दो ब्रांच इसकी निकली और ये किडनी से कनेक्ट हो गया है। तो ये बेसिकली आपका आर्टरी है, जो आर्टरी है वो किडनी से कनेक्टेड है। और फिर ये ब्लू कलर का अंदर से वाइंड अप होकर बाहर ही निकला है, तो ये ब्लू कलर का जो है ये बेसिकली वेन्स है, तो वेन से कनेक्टेड है ना। तो इस तरीके से जो किडनी होता है वो सिचुएटेड होता है एब्डोमेन पोर्शन में, और इसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। तो इनके बारे में ही हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो इसको थोड़ा सा डायग्राम के थ्रू देखते हैं कि इसके कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं। सो हियर इज द कंपोनेंट्स। अब यहाँ पे आप देखोगे कि डिफरेंट डिफरेंट पार्ट यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। तो ये रहा ब्लू और ये रहा रेड। ओके, तो यहाँ पे आप बात करोगे तो यहाँ पे दो किडनी है ना, आप पेयर ऑफ किडनी है, एक है लेफ्ट और एक है हमारा राइट। तो लेफ्ट और राइट किडनी यहाँ पर है।
देन उसके बाद जो ब्लड वेसल है, तो ब्लड वेसल में मैंने रेड बताया था वो क्या है, आर्टरी है। तो इसको हम बोलते हैं रीनल आर्टरी। और रीनल एक स्टूडेंट एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, किडनी जो है इसको हम रीनल भी बोलते हैं। तो क्योंकि ये किडनी दैट मीन्स रीनल से कनेक्टेड है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, इस आर्टरी को बोलते हैं रीनल आर्टरी, जो कि यहाँ से कनेक्टेड है। इसके अलावा अगर ब्लू कलर का देखें तो ये वेन है, तो इसको भी क्या बोल देंगे, रीनल वेन। और मैंने बताया था कि ये जो पूरी पाइपलाइन है, ब्लड वेसल है, तो किसका है ये, रेड कलर का एओर्टा का है, जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है मूव करता है, तो एओर्टा का पोर्शन है ये। तो एओर्टा लिख दिया हमने यहाँ पे। तो इस तरीके से हमको जो पाइपलाइन कनेक्टेड है उसके बारे में पता चल गया कि भाई दो आर्टरी वेन दोनों ही इससे कनेक्टेड होते हैं। तो आर्टरी कौन सी, एओर्टा जो रहता है वही इससे कनेक्टेड होता है। ओके। अब देखो जब ये अंदर की तरफ जाएंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि अंदर जाने के बाद फिर कैसा स्ट्रक्चर दिखाई देता है। ये यहाँ से अंदर पूरा अंदर खोल के रख देंगे आप, तो आज तो है ना, बिल्कुल पूरी तरीके से। अब ये जो किडनी है, पेयर ऑफ किडनी है, देन उसके बाद फिर अंदर से फिर क्या हुआ, किडनी के अंदर से ही ये पाइपलाइंस आई हैं। मैं बताऊंगा आपको ये क्या है अंदर डिटेल में, कि इसके अंदर किस तरीके से रहता है। ये बेसिकली है यूरेटर, क्या बोलेंगे, यूरेटर। अब देखो ये यहाँ से एक किडनी से यहाँ से अंदर से निकला ये यूरेटर, और कहाँ तक गया, हमारे यूरिनरी ब्लैडर तक। वही दूसरी किडनी से भी ये यूरेटर निकला और कहाँ गया, यूरिनरी ब्लैडर तक। यूरिनरी ब्लैडर जो होता है, यहाँ पे यूरिन इकट्ठा होता है और फिर यूरेथ्रा के थ्रू बाहर निकल जाता है और बॉडी के बाहर ये चला जाएगा। ओके। और ब्लू कलर का जो है, ये मैंने लास्ट टाइम भी बताया था आपको कि ये एक वेन है, तो बेसिकली ये सीधे जाके हार्ट से कनेक्टेड होती है, इसलिए इसको हम बोलते हैं वेना केवा। क्या बोलते हैं उसको हम, वेना केवा। ओके। तो वेना केवा के बारे में सुना होगा, है ना। तो ये क्या करता है, ये बेसिकली हार्ट से कनेक्टेड रहता है, पूरी बॉडी का जो ब्लड रहता है वो यहाँ से हार्ट की तरफ जाता है। ओके। कहाँ जा रहा है ये, टू हार्ट। और ये यहाँ से जो ब्लड है ये आ रहा है बेसिकली फ्रॉम, कहाँ से ब्लड आ रहा है, फ्रॉम हार्ट। ओके। तो ये है इसका बहुत ही डिटेल्ड डायग्राम, और इसको हमने एक्सप्लेन किया और देखा कि क्या है ये, है ना। अब यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं कि भाई क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले तो होगा हमारे पास अ पेयर ऑफ किडनी। ये जो पेयर ऑफ किडनी है ये बेसिकली एक्सक्रेटरी ऑर्गन है ना, चीज़ें यहाँ से बाहर निकलती हैं। देन अ पेयर ऑफ यूरेटर, है ना, ये किडनी हो गया पेयर ऑफ। उसके बाद फिर ये जो पाइप है ये क्या है, यूरेटर है। यूरेटर जो है वो बेसिकली क्या है, डक्ट विथ विच ड्रेन आउट यूरिन फ्रॉम द किडनी। किडनी में जो यूरिन बनता है उस यूरिन को बाहर निकालने के लिए, मतलब ब्लैडर तक पहुंचाने के लिए जो पाइपलाइन होती है इसको हम बोलते हैं यूरेटर। तो आप पेयर ऑफ यूरेटर मिलेगा, मतलब एक यूरेटर ये रहा और दूसरा यूरेटर ये रहा, दो यूरेटर मिलेंगे। किडनी में जो यूरिन बनेगा, है ना, नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल, वो बाहर निकलने के लिए किसकी हेल्प लेगा, यूरेटर की ही हेल्प लेगा, यूरेटर से वो बाहर आएगा। उसके बाद यहाँ पे ब्लैडर है। ब्लैडर जो है वो क्या है, यूरिनरी रिजर्वायर है, मतलब ये फिल्टर या मतलब यहाँ से यूरिन आता जाएगा किडनी में, किडनी से फिर वो कहाँ जाएगा, किडनी से जाएगा यूरेथ्रा के थ्रू ब्लैडर में, और ब्लैडर में इकट्ठा हो जाएगा, मतलब ये एक तरीके का रिजर्वायर है। देन यूरेथ्रा, यूरेथ्रा जो है वो क्या करेगा, यूरेटर और यूरेथ्रा, यूरेथ्रा क्या करेगा, ये एक्सटर्नल एक्सटीरियर चैनल है, मतलब बाहर निकालने के लिए चैनल का काम करेगा। चलो अब थोड़ा सा किडनी के बारे में डिटेल में देख लेते हैं। जैसा कि ये मैंने अभी डायग्राम आपको एक्सप्लेन किया कि इसमें है हमारे पास ये किडनी, इसी किडनी के बारे में अब हम यहाँ पे डिटेल में देखेंगे। तो किडनी जो है वो बेसिकली बीन शेप है, जैसे कि हमने देखा था। और इसके अलावा कहाँ पे सिचुएटेड है, एब्डोमेन कैविटी में, एबिडोमिनल, एब्डोमिनल मतलब आपके लंग्स के नीचे की तरफ के जो पोर्शन होता है उसको एब्डोमेन पोर्शन करते हैं, आपके पेट का पोर्शन जो होता है उसको बोलते हैं, वहाँ पे ये सिचुएटेड रहेगा। और ये कहाँ रहेगा, नियर द वर्ट्रीबुलर कॉलम, यानी कि बैकबोन, मतलब पीछे रीढ़ की हड्डी जो होती है उसको हम बैकबोन बोलते हैं। उस बैकबोन के दोनों तरफ, है ना, जैसे सपोज करो कि ये बैकबोन बना दिया मैंने, है ना, तो बैकबोन ये बना दिया, तो इस दोनों तरफ क्या है, यहाँ पे किडनी है ना। तो इस तरीके से उसके पास ही वो
रहेगा। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अब आपके एब्डोमेन कैविटी में बैकबोन के पास वहां पे क्या रहेगा, आपका ये किडनी प्रेजेंट रहेगा। किडनी एक तरीके का फिल्टर यूनिट है, जैसे कि होती है छन्नी, चाय की छन्नी। चाय की छन्नी देखिए ना, चाय की छन्नी क्या करती है, चीजों को छान देती है, फिल्टर कर देती है। वैसे ही यहाँ पे किडनी है, बट किडनी किसको फिल्टर करती है? किडनी फिल्टर करती है यूरिन को, एक्सेस अमाउंट ऑफ आयंस को, है ना। बहुत से शुगर कंपोनेंट भी उसमें क्या फिल्टर आउट हो जाते हैं, है ना। तो इस तरीके से क्या होगा, बहुत सारी चीज़ों को ये क्या करेगी, नाइट्रोजन वेस्ट मटेरियल को फिल्टर करने का काम करेगी। इसीलिए इसको हम फंक्शनल यूनिट बोलते हैं, मतलब ये फिल्ट्रेशन यूनिट हम इसको बोलते हैं। बट इसमें फिल्टर कौन करता है? ये जो फिल्टर का काम है ये कौन कर रहा है, कौन फिल्टर कर रहा है? इस किडनी के अंदर क्या स्ट्रक्चर है जो किसको फिल्टर कर रहा है, यूरिन को फिल्टर कर पा रहा है? इसका नाम है एक, और उसका नाम है नेफ्रॉन। इसको बोलते हैं नेफ्रॉन। बेसिकली नेफ्रॉन ही वो छन्नी है जो इसके अंदर प्रेजेंट है। किडनी के अंदर क्या प्रेजेंट है, नेफ्रॉन प्रेजेंट है। नेफ्रॉन का काम क्या है, फिल्टर करना, यूरिन को फिल्टर करना। और क्योंकि किडनी के अंदर वो है, इसीलिए क्योंकि वो काम ही क्या करता है, फिल्टर करने का काम करता है, इसीलिए उसको हम क्या बोलते हैं, फंक्शनल यूनिट। मतलब किडनी के अंदर ऐसी कौन सी चीज़ है जो इसको फिल्टर करती है, और वो है नेफ्रॉन। चलो अब यहाँ पे इसी नेफ्रॉन के बारे में मैं आपको बहुत ही डिटेल में बताता हूँ कि एक्चुअल में वो है कहाँ। तो ये देखो, ये है किडनी। किडनी को चलो कट करके अंदर देखते हैं कि आखिरकार किडनी के अंदर क्या है। किडनी के अंदर है कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर्स। देखो, किडनी है, किडनी के अंदर इस तरीके से लोब्स बने हुए हैं। क्या बने हुए, लोब्स, है ना। और हमारी जो पाइपलाइन है कुछ इस तरीके से अंदर गई, और ये देखो यहाँ से इस तरीके से ब्रांचेज हो गई, है ना। है ना इंटरेस्टिंग। देखो, ये यहाँ से गया, और यहाँ से देखो पीछे साइड से, ये देख पा रहे हो कि नहीं, आप बिल्कुल देख पा रहे हो, है ना। ये अंदर से रेड 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 वाला देखो, ये अंदर गया, ये ब्रांचेज हुई। तो इस तरीके से क्या है, सिचुएटेड है अंदर। ये जो किडनी है, किडनी के अंदर इस तरीके से लोब्स बने हुए हैं, और ये जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं वो इस तरीके से अंदर गई हुई हैं। अंदर जाने के बाद फिर ये वापस से ये बाहर आ गया। तो ब्लड यहाँ से अंदर आता है, ये जो आर्टरी है आपका, उससे क्या होता है, उससे ब्लड अंदर आता है। तो ब्लड इसमें से अंदर आएगा, और ये जो ब्लड रहेगा ये यहाँ से जाएगा, यहाँ से अंदर आया, और फिर यहाँ से पूरा ये यहाँ तक आया। और फिर अब यहाँ पे क्वेश्चन रह जाता है, सर इसमें आपका नेफ्रॉन कहाँ है? नेफ्रॉन तो दिख नहीं रहा। चलो इस छोटे पार्ट को और बड़ा करते हैं हम, है ना। इस छोटे पार्ट को और बड़ा करेंगे तो हमको और चीज़ें दिखाई देंगी, है ना। तो इसको बड़ा करने से पहले हमको बता देता हूँ कि ब्लड यहाँ से अंदर जाएगा, अंदर जाके फिर यहाँ से फिल्टर होगा, और फिर ब्लड यहाँ से वापस जाएगा बाहर। ये तो होगा, बट अब यहाँ से ब्लड अंदर जाके बाहर तो आ गया, बट अंदर फिल्टर भी तो हो रहा है। तो फिल्टर जो होगा वो फिल्ट्रेट इस तरीके से यहाँ से लोब्स में आएगा, फिर कलेक्टिंग डक्ट इसमें रहेंगे, और कलेक्टिंग डक्ट से फिर वो यहाँ से यूरिन बाहर आएगा यहाँ पे, और यहाँ से फिर यूरेटर के थ्रू वो कहाँ चला जाएगा, ब्लैडर में चला जाएगा। तो यहाँ से ये रहा ब्लैडर, तो ये निकला यहाँ से, ये देखो ये बनाया है यूरेटर, और यहाँ से वो फिर ब्लैडर की तरफ चला गया, है ना, रिजर्वायर। तो यूरेटर से फिर वो ब्लैडर की तरफ चला जाएगा। तो ये है। चलो इसको थोड़ा सा क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको एक्सटेंड करते हैं, ताकि आपको मैं नेफ्रॉन दिखा सकूं कि नेफ्रॉन कैसे दिखाई देता है। ठीक है, तो चलो इस पर्टिकुलर एरिया को थोड़ा सा बड़ा करते हैं। ये जो मैंने ब्लैक एरिया बनाया है इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं, तो आपको एकदम क्लियर क्रिस्टल इमेज दिखाई देगी। ये देखो, ये थे, इसको और जूम किया, और ऑम जूम करने के बाद यहाँ पे आपको ये बहुत ही अच्छा सा स्ट्रक्चर दिखाई देगा। देखो ये ब्लड आने के लिए अंदर, तो इससे ब्लड अंदर आया, और यहाँ से ब्लड अंदर जाते हुए ये गया,
अब देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है, हथौड़े के जैसा नहीं बोलेंगे इसको, कुछ ऐसा कि हल्का सा क्या है इसमें, सॉलर टाइप का ये है ना, फूला हुआ यहाँ पे। और ये ब्लड वेसल जो है यहीं पे कनेक्टेड है। तो ये जो आपको दिख रहा है येलो कलर का जो स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, यही है एक्चुअल में नेफ्रॉन। यही क्या है, नेफ्रॉन है। और ये देखो ब्लड वेसल किस तरीके से इससे कनेक्टेड है, इस वाले पोर्शन से, है ना, बहुत बढ़िया। अब देखो ये जो नेफ्रॉन है आप देखोगे कि ट्यूब जैसा है बिल्कुल, है ना, बट क्या है कि बहुत ही कैसा है, बिल्कुल स्पेसिफिक डिजाइन में है, ट्यूब स्ट्रक्चर, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर एकदम। तो ब्लड आया अंदर और यहाँ से वो फिल्टर होता है, और फिर वो ट्यूब में जो फिल्टर जो चीज़ें हो जाती हैं वो ट्यूब में चली जाती हैं, और फिर ये ट्यूब से इस तरीके से ये मूव करती हैं, और मूव करके ये इस पाइपलाइन के थ्रू कहाँ जाती है, इस मोटी पाइपलाइन में। अब ये जो दूसरी पाइपलाइन है इसको हम बोलते हैं कलेक्टिंग डक्ट। ये क्या है, कलेक्टिंग डक्ट है। चलो इस डायग्राम को ही हम यहाँ पे देखते हैं और थोड़ा सा स्टडी करते हैं कि इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं। तो ये है हमारा मेन डायग्राम जो हमने देखा, इसको मैं सीधा कर दिया मैंने। और यहाँ पे देखो दो नेफ्रॉन है, एक नेफ्रॉन ये रहा और दूसरा नेफ्रॉन ये रहा। बहुत सारे नेफ्रॉन होते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे किडनी के अंदर, है ना, बहुत सारे नेफ्रॉन होंगे इसमें। अब देखो हम तो एक ही नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं अभी, और इसमें बहुत सारे नेफ्रॉन होंगे। चलो एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर हम देखेंगे बिल्कुल डायग्राम के साथ। सो दिस इज अ डायग्राम ऑफ नेफ्रॉन, और कौन कौन सी चीज़ें हैं मैं आपको यहाँ बताता हूँ। तो नेफ्रॉन का डायग्राम समझने के लिए हम स्टार्ट करते हैं इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर से। ये जो स्ट्रक्चर है बेसिकली यहाँ पे जो रीनल आर्टरी का मैंने आपको बताया था, आर्टरी से ब्लड अंदर आता है यहाँ पे, और फिर ये जो ट्यूब रहता है यहाँ पे थोड़ा सा कंडेंस हो जाता है, और ये जो कंडेंस वाला पोर्शन होता है इस पोर्शन को हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस। ये पोर्शन जो कि आपका आर्टरी है वो यहाँ पे जो ब्लड वेसल है बेसिकली ये बिल्कुल यहाँ पे कंडेंस टाइप का हो गया है, और एक नेटवर्क टाइप का स्ट्रक्चर इसने क्रिएट किया है, इसको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस। तो ब्लड जो रहता है यहाँ से बहुत तेजी से इसी में घूम के और फिर यहाँ से वो बाहर निकल के और आगे मूव कर जाता है ब्लड। और यही वो जगह होती है जहाँ पे फिल्टर होता है आपका यूरिन और अदर सब्सटेंस जैसे कि वाटर, वो फिल्टर होके कहाँ पहुँच जाते हैं, इस दूसरी आपके नेफ्रॉन की पाइपलाइन में चले जाते हैं। तो यहाँ से वो चीज़ें यहाँ मूव कर गई। तो होता कैसे है, देखो ये ब्लड गया अंदर, और ब्लड जाने के बाद इधर से मूव किया वो, और फिर जो चीज़ें होती हैं वो क्या होती हैं, वो फिल्टर आउट हो जाती हैं। इसको हम दूसरा पेन का यूज़ करेंगे। फिल्टर आउट होके कहाँ पे मूव कर जाएंगे, वो यहाँ से यहाँ पे। तो चीज़ें कहाँ पे आ गई, अब यहाँ पे आ गई, है ना, ये क्या आ गया, यहाँ पे आ गया। तो जो चीज़ें थी फिल्टर होके ग्रो ग्लोमेरुलस से कहाँ पे आ गई, इधर आ गई, और फिर बाकी का जो बचा रहेगा, जो बाकी का जो ब्लड रहेगा वो यहाँ से मूव कर जाएगा इस तरफ। और आप देखोगे कि ये ब्लड वेसल हैं वो यहाँ से फिर आगे भी एक्सटेंड होती हैं, और जो नेफ्रॉन का दूसरा पार्ट है वहाँ पे भी क्या करती हैं, वाइंड अप करके रखती हैं इसको, है ना, सिर्फ यहाँ से ख़त्म नहीं होती, यहाँ से वाइंड अप करके रखती हैं। और फिर ये जो ब्लड वेसल है इस तरीके से इसको वाइंड अप करेंगी, और यहाँ से फिर वो बाहर निकलने का रास्ता मिल जाएगा उनको। तो ब्लड यहाँ से इस तरह यहाँ से जाएगा, फिर यहाँ से ये बाहर निकल जाएगा। और जो बाहर निकलने वाला पोर्शन रहेगा वो बेसिकली उसको हम बोलेंगे वेन, रीनल वेन। तो आर्टरी से वो अंदर आया और ब्लड अंदर मूव किया अंदर, और फिर उसके बाद फिर वो बाहर निकलने के लिए किसकी हेल्प लेगा, रीनल वेन की हेल्प लेगा। तो रीनल वेन में वो चला जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा सारा का सारा ब्लड, और फिर वहाँ से वो आगे मूव कर जाएगा। तो इस तरीके से होता है ये हमारा क्या, ब्लड वेसल का स्ट्रक्चर। तो ब्लड वेसल में आप इतना ज़्यादा वो करने की ज़रूरत नहीं है, कन्फ्यूज होने की। ये एक्चुअल में नेफ्रॉन के ऊपर बस वाइंड अप है। ओके, अब हम बात करेंगे हमारे ट्यूब सिस्टम की, जिसको क्या बोल रहे हैं हम, नेफ्रॉन। अब ये यहाँ से नेफ्रॉन का जो पार्ट है यहाँ से स्टार्ट हुआ, जो ग्लोमेरुलस रहेगा उस वो एक क्या करेगा, एक एक स्ट्रक्चर उसको क्या रहेगा, पकड़े रहेगा कुछ इस तरीके से कि ये देखो मेरा हैंड है ना, दोनों तरफ। यहाँ पे क्या हुआ कि ये है ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस ने यहाँ पे आया और इसको किसी ने कस के पकड़ा हुआ है, दैट इज बुमन्स कैप्सूल। क्या है
ये क्या है, बोमन्स कैप्सूल है, इसने अच्छे तरीके से इसको पकड़ा हुआ है। तो ब्लड आया इधर से, और इधर से जाने के बाद इधर इधर से फिल्टर होके कहाँ मूव कर गया, हमारे बोमन्स कैप्सूल की तरफ वो फिल्टर कर गया। ओके, फिर ये बोमन्स कैप्सूल आगे एक्सटेंड होता है। तो यहाँ पे डायग्राम देखो, आप अपने हैंड से बिल्कुल आसानी से इसको याद रख सकते हो, है ना। तो यहाँ पे हुआ क्या कि ये आपका ग्लोमेरुलस के ऊपर वाले हिस्से में क्या है, आपका बोमन्स कैप्सूल, और फिर ये आगे एक्सटेंड करता है, और आगे एक्सटेंड करेगा ये ट्यूब, और ट्यूब जो है बिल्कुल इस तरीके से क्वाइल है, और फिर ये नीचे की तरफ जाएगा और फिर ऊपर की तरफ आएगा, फिर यहाँ पे क्वाइल रहेगा, और फिर ये इस तरफ मूव कर जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये यहाँ से कनेक्टेड नहीं है, आप इसको ध्यान रखना। डायग्राम में हमको कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कनेक्टेड तो नहीं है, तो नहीं नहीं, ये कनेक्टेड नहीं है। ये बेसिकली यहाँ से ये अलग है और ये अलग है। ये देखो, ये यहाँ से गया इस तरीके से, और ये यहाँ पे आ गया, और ये यहाँ से ही इस तरीके से वाइंड अप है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कि ये जो है ग्लोमेरुलस आगे जो एक्सटेंड होता है वो ट्यूब है, तो ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, नेफ्रॉन का वो ट्यूबुलर पार्ट है। और इस नेफ्रॉन के ट्यूबुलर पार्ट में क्या होता है कि जैसे सपोज करो कि कुछ ज़्यादा ही चीज़ें चली गई हैं, है ना, यहाँ से फिल्टर आउट हो गई। सपोज करो कि यहाँ से ब्लड से बहुत सारा मटेरियल ऐसा जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट था वो फिल्टर होके कहाँ चला गया, इसमें चला गया। अब वापस कैसे लिया जाए, तो वापस लेने के लिए ये जो है ना ब्लड कैपिलरीज, यहाँ पे ये ब्लड वेसल, ये क्या होगा, इसको रीएब्जॉर्ब कर लेंगे। मतलब जो चीज़ें यहाँ रहेंगी, यहाँ से वो कहाँ चली आएंगी, वापस ब्लड वेसल में। तो ऐसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट को वापस से एब्जॉर्ब कर लेना ब्लड वेसल के थ्रू, इसको हम बोलते हैं रीएब्जॉर्प्शन। तो रीएब्जॉर्प्शन की प्रोसेस होगी, और बाकी का जो मटेरियल रहेगा वो इस तरीके से क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा, कहाँ पे, कलेक्टिंग डक्ट में, और कलेक्टिंग डक्ट से फिर वो बाहर निकल जाएगा। और अगर हम यहाँ पे देखें तो ये पोर्शन जो है वो नेफ्रॉन का है, और ये है कलेक्टिंग डक्ट, और कलेक्टिंग डक्ट से कहाँ पे चले जाएगा, मेन डक्ट में जाएगा, और यूरेटर से होते हुए वो कहाँ तक, ब्लैडर तक चला जाएगा। सो ये है हमारा स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर हम देखते हैं कि नेफ्रॉन क्या है, एक फिल्टरिंग पार्ट है, किसका, किडनी का। किडनी का फिल्टरिंग पार्ट को क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन बोलते हैं। इसमें मेन कंपोनेंट है आपका, मेन जो कंपोनेंट रहेंगे, सबसे पहले ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस जो रहता है वो ट्यूब से मिलता है, जो कि कैसा है, फिल्टरिंग पार्ट है, फिल्टर करने का काम वहां पे होता है। ये नेटवर्क होता है ब्लड कैपिलरीज का, जैसे कि मैंने बताया, है ना, जिसमें आपके रीनल आर्टरी, जो ब्लड वेसल रहते हैं वो अटैच होते हैं इस जगह पे, है ना। तो ये ग्लोमेरुलस का पार्ट हो गया। देन उसके बाद है बोमन्स कैप्सूल। बोमन्स कैप्सूल जो रहता है वो एनक्लोज्ड करता है किसको, मतलब ये ग्लोमेरुलस इज एनक्लोज्ड इन अ कैप्सूल लाइक पोर्शन दैट इज कॉल्ड बोमन्स कैप्सूल। तो बोमन्स कैप्सूल को बोमन्स कैप्सूल ने पकड़ा हुआ है ग्लोमेरुलस को। देन ट्यूबुलर पार्ट होगा बाकी का हिस्सा, जो कि क्या होगा, आपका हाईली क्वाइल्ड होगा। यहाँ पे देखो हाईली क्वाइल्ड आपका एक्सटेंशन जो रहता है। देन फाइनली हमारे पास कलेक्टिंग डक्ट है। कलेक्टिंग डक्ट में क्या होता है कि ट्यूब फ्रॉम वेरियस नेफ्रॉन कवरेज द कवरेज इनटू कलेक्टिंग डक्ट विच फाइनली गोज टू द यूरेटर। मतलब यहाँ से ये जो रहेगा कलेक्टिंग डक्ट में जाएगा, कलेक्टिंग डक्ट से फिर वो कहाँ चले जाएगा, यूरेटर में वो चला जाएगा। ओके, तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। बहुत ही इजी स्ट्रक्चर यहाँ पे है, और आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, है ना। अब यहाँ पे थोड़ा सा नेफ्रॉन के फंक्शन को देख लेते हैं कि ये करता क्या है। तो सबसे पहला तो ये है कि नाइट्रोजन वेस्ट मटेरियल को एक्सक्रीशन करने का काम इसका है, और इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट चीज, वाटर और आयनिक बैलेंस बनाने का काम भी ये करता है। वाटर और आयनिक मतलब क्या, हमारी बॉडी में जब एक्सेस अमाउंट में वाटर हो जाता है और आयंस का अमाउंट, है ना, पॉजिटिव नेगेटिव जो आयंस होते हैं उनका अमाउंट जब ज़्यादा हो जाता है हमारी बॉडी के अंदर, तो बाहर निकालने का, और अगर कम रहता है तो बाहर नहीं निकलने देने का। ये जो बैलेंस होता है, इसको बैलेंस बनाना, इसको हम बोलते हैं क्या, ऑस्मिक रेगुलेशन। तो इसको करने का काम नेफ्रॉन का ही होता है, क्योंकि उसको उसके अकॉर्डिंग ही क्या करता है, ये फंक्शन करता है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे यूरिन फॉर्मेशन की, कि यूरिन कैसे फॉर्म करेगा। तो स्टूडेंट्स एक बार बता देता हूं मैं कि यूरिया जो होता है वो बेसिकली लिवर में बनता है ना। आप नोट डाउन कर लेना, लिवर जो है वहां पे यूरिया बनेगा। बट जब यूरिया ज्यादा अमाउंट में हो जाएगा तो फिल्टर होके बॉडी के बाहर निकलने का काम जो रहेगा वो करेगा ह्यूमन एक्सक्रेटरी सिस्टम में किडनी। किडनी क्या करेगा,
उसके साथ वाटर और बाकी की चीज़ें मिलेगा और वो बना लेगा यूरिन। ओके, तो यूरिया कहाँ बनता है, तो आप याद रखना क्यूलिपर में बनता है, बट फिल्टर कहाँ होता है, यूरिया बॉडी में ज़्यादा बन गया, नाइट्रोजन लेवल ज़्यादा बन गया तो फिल्टर होकर बाहर कहाँ से निकलेगा, किडनी में निकलेगा। तो यूरिन जो है वो कैसे बनेगा हम देखते हैं। सबसे पहले क्या होगा, जो नाइट्रोजनस वेस्ट, ग्लूकोज, वाटर, अमाइनो एसिड फिल्टर फ्रॉम द ब्लड इनटू द बोमन्स कैप्सूल ऑफ द नेफ्रॉन। नेफ्रॉन के बोमन्स कैप्सूल में नाइट्रोजन, ग्लूकोज, वाटर, अमाइनो एसिड, ये सारे के सारे वेस्ट मटेरियल क्या होते हैं, फिल्टर हो जाते हैं। तो भैया हमारा बोमन्स कैप्सूल याद हो गया, बोमन्स कैप्सूल में फिल्टर हो गए। फिल्टर होने के बाद फिर वो ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन, मतलब जो सब्सटेंस, यूजफुल सब्सटेंस फिल्ट्रेट हो जाते हैं वो वापस से एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं कैपिलरीज के थ्रू। देखो ये है कैपिलरीज बहुत सारे, ये जो रहेंगे ये कैपिलरीज हैं, ये किसमें, ट्यूब में ही क्या हुए हैं, वाइंड अप हैं। तो जो ऐसे यूजफुल सब्सटेंस है जो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है वो वापस से री एब्जॉर्ब कर लिए जाएंगे। क्या हो जाएंगे, री एब्जॉर्ब। तो री एब्जॉर्ब मतलब वापस से एब्जॉर्ब, खींच लिए जाएंगे। भाई जरूरी चीज़ है, अब वो ट्यूब में चला गया गलती से, अब वो ट्यूब में चला गया तो वापस भी तो लेना है, तो री एब्जॉर्ब कर लेंगे और हमारे यूजफुल सब्सटेंस कहीं नहीं जाएंगे। और जो एक्स्ट्रा सॉल्ट, वाटर और चीज़ें हैं वो कहाँ चली जाएंगी, कलेक्टिंग डक्ट में, और कलेक्टिंग डक्ट से वो चले जाएंगे यूरेटर में। और देन यूरिन प्रोड्यूस्ड इन किडनी pass through the ureter into the urinary bladder where the store until it release through the urethra। अब वहाँ पे ब्लैडर में पड़ा हुआ है और जैसे ही रिलीज होना होगा वहाँ से वो रिलीज हो जाएगा। तो इस तरीके से किडनी में यहाँ पे फिल्टर होके यूरिन यूरेथ्रा के थ्रू ब्लैडर में जाएगा और ब्लैडर से फिर यूरेथ्रा के थ्रू बाहर निकल आएगा। तो ये है हमारा किडनी में यूरिन का फॉर्मेशन कैसे होता है। एक स्टूडेंट्स यहाँ पे दो चीज़ें और हैं, बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें, उसको डिस्कस कर लेते हैं। हीमोडायलिसिस। स्टूडेंट्स क्या होता है, जब किडनी काम नहीं करता तो मेडिकल में क्या करते हैं कि अब किडनी काम नहीं कर रहा है तब तो बट फिल्टर करने का काम रहता है किडनी का। तो अब कैसे उसको ठीक किया जाए, तो हम क्या करते हैं, हीमोडायलिसिस करते हैं। तो ये एक आर्टिफिशियल किडनी होती है। हीमोडायलिसिस में हम एक आर्टिफिशियल किडनी का यूज़ करते हैं जो कि ब्लड को प्यूरिफाई करने का काम करती है। इसको हम बोलते हैं हीमोडायलिसिस। याद रखना आप इसको, हीमोडायलिसिस, व्हाट इज हीमोडायलिसिस, द प्रोसेस ऑफ प्यूरिफाई ब्लड बाय द आर्टिफिशियल किडनी। किडनी का जो काम है जब हम उसको आर्टिफिशियल किडनी से करते हैं तो उसको हम हीमोडायलिसिस बोलते हैं। अब हम यहाँ पे बात करेंगे प्लांट में एक्सक्रिएशन का। प्लांट में भी बहुत सारे ऐसे मटेरियल होते हैं जो बार बार एक्सक्रिएट होते हैं, जैसे कि प्लांट के अंदर क्या बनता है, प्लांट के अंदर ऑक्सीजन बनता है ना, बाहर निकलना रहता है तो वो भी तो एक्सेस अमाउंट में बनता है तो वो भी तो बाहर निकल जाता है। इसके अलावा आप देखोगे कि पत्तियां टूट जाती हैं तो पत्तियों के टूटने में भी क्या करते हैं, वो जो वेस्ट मटेरियल होते हैं उसको वो बाहर निकालते हैं। इसके अलावा आप देखोगे कि कार्बन डाइऑक्साइड है वो भी एक्सेस बन जाती है तो वो भी बाहर निकल जाता है स्टोमेटा के थ्रू, है ना। वाटर जो रहता है वो भी आपको स्टोमेटा के थ्रू वेपर के फॉर्म में बाहर निकल जाता है। उसके बाद जो छाल रहती है ना, वो भी एक तरीके का वेस्ट मटेरियल है जो उसके काम का नहीं है, तो वो छाल टूट के बाहर निकल जाती है। लीफ टूट जाती है तो क्यों, क्योंकि उसमें भी वेस्ट मटेरियल रहता है तो वो भी टूट के बाहर निकल जाती है। इसके अलावा आप देखोगे कि कुछ कुछ प्लांट्स में गोंद निकलता है, गम, है ना। तो गम जो रहता है, गोंद, वो भी एक उसके लिए क्या होता है, एक्सक्रेटरी मटेरियल रहता है तो वो भी उसी के फॉर्म में बाहर निकल जाता है। तो अलग अलग प्रोसेस के थ्रू प्लांट भी एक्सक्रिएट करते हैं। चलो कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। पहला पॉइंट यहाँ पे कि एक्सक्रिएशन ऑफ ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर थ्रू स्टोमेटा। स्टोमेटा के थ्रू वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन निकलता है विच इज एक्सक्रिएशन इन प्लांट्स। देन कुछ वेस्ट मटेरियल जो रहते हैं वो लीफ में स्टोर हो जाते हैं, बार्क में स्टोर हो जाते हैं, और जब वो गिर जाता है, टूट जाता है, तो उसके थ्रू भी अपने आपके वेस्ट मटेरियल को प्लांट बाहर निकाल देते हैं। उसके अलावा प्लांट जो रहता है वो सॉइल ग्राउंड में भी अपना वेस्ट मटेरियल निकालते हैं, जैसे कि गम के फॉर्म में, रेजिन के फॉर्म में। और एक कैल्शियम ऑक्सलेट, ये जो कैल्शियम ऑक्सलेट रहता है इसके क्रिस्टल्स एक्चुअल में फॉर्म होते हैं और क्रिस्टल के फॉर्म में इसको वो निकालता है लीव से। ये कोलोकेशिया और जमीकंद में जो स्टेम होता है उसमें हमको कैल्शियम ऑक्सलेट के
क्रिस्टल्स देखने को मिलते हैं। तो ये सारे पॉइंट है हमारे एक्सक्रिएशन इन प्लांट्स के। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अपने दोस्तों के साथ बिल्कुल इसको शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, और नोट्स चाहिए तो edugrown.in वेबसाइट पे जाएं। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।